दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो है। आखिर ऐसा कैसे हो जाता है कि कोई व्यक्ति झूठे तथ्य देकर के माननीय न्यायालय से जमानत प्राप्त कर लेता है और एक बार कोर्ट में अपने बेल बांड दाखिल करने के बाद फिर वो जल्दी कोर्ट नहीं जाता है अपने अधिवक्ता के द्वारा या अन्य किसी पैरोकार से, उस मुकदमे को बहुत लंबे समय तक खींचता रहता है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास क्या विकल्प है कि उस व्यक्ति को आप राउंड पर लें और इस न्यायिक प्रक्रिया में या कोर्ट की प्रोसीडिंग में उसको हर डेट पर अपीयर कराएं। दोस्तों आज इस संबंध में एक रूलिंग के साथ, ये रूलिंग हॉनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की है। इस रूलिंग में बेल कैंसिलेशन के जो ग्राउंड हैं वो बताए हैं हॉनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और उसमें ये बताया है कि किस तरह से कोई व्यक्ति जो बेल की लिबर्टी है, बेल मिल जाती है जब किसी व्यक्ति को, तो उसका कैसे दुरुपयोग करता है, और अगर वो दुरुपयोग करता है तो उस बेल के खिलाफ, उस बेल ऑर्डर के खिलाफ आप कहां माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे या उस कोर्ट में जहां उसका ट्रायल चल रहा है वहां प्रार्थना पत्र देंगे बेल कैंसिलेशन का। तो दोस्तों आज इस पॉइंट पर देखते हैं और आज के संबंध में यही वीडियो है। दोस्तों एक मामला दाखिल होता है, उस मामले में उस मामले की जो प्रकृति है वो धारा 420, धारा 406, धारा 409 और 120 बी आईपीसी का मामला है। दोस्तों 420 का मतलब होता है, आपको सब मालूम है, 420 लगभग सभी लोग जानते हैं क्या होता है, और 406 और 409। 406 का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा आपराधिक दुर्विनियोग, माने आपका पैसा या आपका कोई सामान किसी व्यक्ति के पास था और उसने बेईमानी के आशय से अपने में संपत्ति को न्यस्त कर लिया। और 409 जो है ये विशेष स्थिति में होती है, जैसे कोई बैंक का एम्प्लॉई है, वो बैंक का एम्प्लॉई आपके पैसे को अपने अंडरटेकिंग में ले ले, अपने हक में प्रयोग कर ले, अपने में न्यस्त कर ले, माने कुछ लोगों पर विशेष जिम्मेदारी दी गई है। अगर वो ऐसा करते हैं तो धारा 409 आईपीसी लागू होती है, इसमें थोड़ी सजा ज्यादा है। और 120 बी भी सभी जानते हैं, आपराधिक षड्यंत्र, इन धाराओं में मुकदमा है डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में और पुलिस स्टेशन है कबीरनगर। इसमें एक एक्यूज्ड है, उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए मामला माननीय उच्च न्यायालय में आता है और जिसमें एक मिसलिनियस प्रार्थना पत्र दाखिल होता है बेल कैंसिलेशन का। उसका नंबर है 40,534 ऑफ 2019 और उसमें बेल दी गई थी माननीय उच्च न्यायालय में। बेल देने के बाद उसमें उसी बेल ऑर्डर में बेल को कैंसिल किए जाने का प्रार्थना पत्र आता है कि बेल इसकी कैंसिल कर दी जाए। अब जरा अभियोजन का मामला संक्षेप में सुन लेते हैं। दोस्तों ये बहुत सारे लोगों की डिमांड है, बहुत लोग इसी संबंध में पूछते हैं कि ऐसी स्टेज में हम करें क्या। तो दोस्तों इसमें जो मामला था वो 2,45,30,623 रुपए के गबन का है, गंभीर आरोप है। और इसका सार यह है कि एक अर्थ आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, इस कंपनी के स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, जहां पर जो एक्यूज नंबर 2 हैं उनके फादर और अन्य रिश्तेदार निवेशक के रूप में काम करते हैं। और उसकी जो कंपनी है उसके पर्याप्त रिटर्न के वादे के साथ निवेश करने के लिए याचिका करता है, जो शिकायत करता है, जो इस मामले में वादी मुकदमा है, उसको प्रेरित किया जाता है कि इस कंपनी में आप पैसा जमा करिए। और इसके अतिरिक्त मासिक जमा और निकासी के लिए 75,21,059 रुपए के 41 पोस्ट डेटेड चेक जारी किए जाते हैं, दिए गए उसको, जिसमें से 13 चेक बाउंस हो गए। और इसके बाद भी जो कंपनी है वो कंपनी जो पैसा बताया गया था वो पैसा वापस करने में विफल रही। तो इसके बाद इन धाराओं में 420, 406, 409 और 120 बी में आईपीसी के अंतर्गत ये जो एक्यूज्ड है इनके खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल होती है एफआईआर के बाद, और इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी के बाद इनकी बेल एप्लीकेशन मूव होती है और 30/9/2019 को इनको बेल भी दे दी जाती है। और बेल देते समय माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो बेल की शर्तें लगाई जाती हैं वो ये हैं। नंबर 1, ये लगभग हर मुकदमे में लगाई जाती हैं, क्योंकि जब भी
बेल एप्लीकेशन लिखी जाती है, बेल एप्लीकेशन में एक पॉइंट लिखा जाता है कि यदि शपथकर्ता या अभियुक्त को माननीय न्यायालय से कोई बेल प्रदान की जाती है तो न्यायालय जो भी शर्तें लगाएगा अभियुक्त या प्रार्थी उसका पालन करेगा और जमानत की शर्तों का या जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। तो ये शर्तें क्या हैं? इस मामले में 3 शर्तें लगाई गई थी, वो तीनों शर्तें मैं हिंदी में पढ़े दे रहा हूं। पहली शर्त है कि आवेदक रिहाई के बाद निर्धारित तिथि पर संबंधित न्यायालय के समक्ष, ये माननीय उच्च न्यायालय की शर्तें हैं, और इन शर्तों की अंडरटेकिंग भी ली जाती है। जब आप माननीय उच्च न्यायालय से जमानत पा जाते हैं तो उस जमानत आदेश को आप संबंधित कोर्ट में, जहां से आपका रिमांड चल रहा है, जिस कोर्ट ने आपका रिमांड दिया है उस कोर्ट में आप दाखिल करते हैं। तब वो कोर्ट आपको जब छोड़ती है तो छोड़ने के पहले आपकी तरफ से, आपके वकील साहब से इन्हीं बातों की एक अंडरटेकिंग ली जाती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, आपको बाउंड किया जाता है। फिर भी आप करते हैं, तब क्या विधि है उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो इसमें यह कहा था निर्धारित तिथियों पर संबंधित न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमे में भाग लेगा और सहयोग करना जारी रखेगा। माने हम, ये कहा जाता है, बाउंड किया जाता है कि हम न्यायालय में मुकदमे में सहयोग करेंगे, विचारण में सहयोग करेंगे, उसको प्रभावित नहीं करेंगे। दूसरा था कि वह गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, माने जो भी उस मुकदमे के साक्षी हैं, वो साक्ष्य है, उसको टेम्पर नहीं किया जाएगा, नहीं करेगा। ये अंडरटेकिंग दी हुई होती है और ये शर्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई होती है। और तीसरी एक शर्त और थी कि जमानत अवधि के दौरान वो किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। और यह भी निर्देश दिया गया कि जमानतदारों की पहचान, उनकी स्थिति और निवास के प्रमाण को स्वीकार करके संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाए। अब दोस्तों इन शर्तों के लिए यह भी लिखा होता है कि अगर इन शर्तों का कोई उल्लंघन होता है, उल्लंघन के मामले में जिस न्यायालय ने आपको बेल दी है वो न्यायालय इन शर्तों के उल्लंघन में आपकी बेल कैंसिल करने का के लिए स्वतंत्र है, वो कैंसिल कर सकते हैं। अब इसमें जो मामला था, ये जमानत को कैंसिल करने के लिए ही एप्लीकेशन दिया गया था। अब इसमें है क्या, इसमें ये बताया गया, अब ये ग्राउंड देख लीजिएगा, जो सबसे सुपीरियर ग्राउंड है वही इसमें लिए गए हैं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में मामला था। और दोस्तों इसका नंबर भी नोट कर लें, ये एक मिसलिनियस बेल कैंसिलेशन एप्लीकेशन है, इसका नंबर है 48 और सन 2020 में है। और इसमें आवेदक GS राघव हैं, विपक्षी राज्य उत्तर प्रदेश व अन्य, और हॉनरेबल जस्टिस विनोद दिवाकर जी द्वारा ये ऑर्डर किया गया है कोर्ट नंबर 72 में। और ऑर्डर की डेट भी मेंशन कर देते हैं ताकि आप लोगों को आराम मिले। 13 फरवरी 2024 लेटेस्ट ऑर्डर है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें यह कहा गया कि ये जो विपक्षी संख्या 2 है, जिसकी बेल कैंसिल कराने का मामला आया है, ये व्यक्ति आदतन अपराधी है, माने हैबिचुअल ऑफेंडर। दूसरा, इन्होंने निर्दोष निवेशकों से प्राप्त सार्वजनिक धन में भारी गबन में लिप्त है। दूसरा कहा गया कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी इन्होंने हड़प ली है, जिसमें इनकी मां और पत्नी दोनों लोग निदेशक हैं। इसके बाद इनके खुद के व्यक्तिगत खाते में 1,30,00,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। अगली बात बताई गई कि ये विभिन्न हिस्सों में स्थित कई सेल कंपनियों में निदेशक भी हैं, माने फर्जी कंपनी बनाई गई, उनमें इनको भी निदेशक बनाया गया है। आगे ये बताया गया कि इन्होंने कुछ फिजिकल फैक्ट, माने भौतिक तथ्य छिपा करके जमानत प्राप्त कर ली है। और ये बताया कि समान प्रकृति की कई FIR के आरोपी के रूप में दर्ज हैं। आगे इन्होंने जो मुख्य बात कही, जिसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है, वो आती है। उसको सुनना इसलिए जरूरी है कि अधिकतर मामलों में क्या है कि कोई व्यक्ति न्यायालय से जमानत प्राप्त कर लेता है और जमानत लेने के बाद उसकी हर डेट पर हाजिरी माफी आना शुरू हो जाती है अकारण, या तो बीमार, या न्यायालय से बहुत दूर है, या कहीं शादी है, या कहीं दूर गए हुए हैं, किसी की मृत्यु हो गई है, किसी 13वीं में गए हैं, किसी इस तरीके की बहानाबाजी करके उसको डिले किया जाता है। बार बार बिना आए थ्रू एडवोकेट आपकी हाजिरी माफी लग जाती है। तो इसमें यह बताया गया कि पहली बार 20/4/2023 को यह एक्यूज न्यायालय में पेश हुआ। इसके बाद उसके बाद की जो डेटें थी 30 जनवरी 2023, 21 फरवरी 23,
13 मार्च 23, 30 जून 23, 17/7/23 एंड सच कई डेट्स हैं। इनको व्यक्तिगत छूट के लिए प्रार्थना पत्र दायर किए, माने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया, जिसे विचारण न्यायालय ने जमानत की शर्तों को समझे बिना गलत तरीके से अनुमति दी और उनको एक्सेप्ट कर लिया, जिसके आधार पर विपक्षी संख्या 2 को जमानत दी गई थी। माने जिस एक्यूज पर्सन को यह कहकर के जमानत दी गई कि आप नियमित न्यायालय आएंगे, वो व्यक्ति नहीं आ रहा है, हाजिरी माफी दे रहा है, तो ये जमानत की शर्तों का उल्लंघन है। इसके अलावा भी कहा कि पहले की उपस्थिति से लगातार बचकर कई मौकों पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया है इस व्यक्ति के द्वारा, और आचरण और जमानत शर्तों का उल्लंघन देखते हुए इस एक्यूज पर्सन को या विपक्षी संख्या 2 को जेल में रहने का हकदार बनाता है या उत्तरदायी बनाता है, ताकि मुकदमा आगे बढ़ सके और निर्दोष निवेशकों को न्याय मिल सके। अन्य से अभियुक्त व्यक्ति जिन्हें न्यायालय में ने जमानत पर रिहा कर दिया है, वो भी फर्जी व्यक्तिगत छूट प्रार्थना पत्र दायर करके गलत आदेशों का लाभ उठा रहे हैं। और यह भी कहा कि आरोपी व्यक्तियों के असहयोग के कारण विचारण आगे नहीं बढ़ता। ये दोस्तों सारी प्रोसीडिंग हानेबल हाई कोर्ट के सामने हो रही है। तो इस वीडियो को मैं इसलिए और बनाया हूं ताकि आपको ये पता चले कि ये प्रोसीडिंग करनी कहां है। मान लीजिए आपका मुकदमा है, आपने लोअर कोर्ट में बेल दाखिल की, वहां खारिज हो गई, आपने तत्काल उसका सेशन कोर्ट में दाखिल किया, वहां भी खारिज हो गई, आपको बेल मिल गई माननीय उच्च न्यायालय में। अब हाई कोर्ट से बेल प्राप्त करके आपने यहां बेल आर्डर लगाया, आप बाहर निकल गए। जब जेल से आप बाहर आ गए तो आपने क्या किया कि आपका मामला लोअर कोर्ट से कमिट होकर के कमिटल फाइल चली गई आपकी सेशन कोर्ट में और सेशन ट्रायल चालू हो गया। तो अब आप हमें ये बताइए, यही मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। और माननीय उच्च न्यायालय से बेल मिली है, लोअर कोर्ट में मुकदमा पहले था, वहीं आपके बेल बांड दाखिल हुए हैं और लोअर कोर्ट ने ही आपको ये सारी शर्तें लगाई थी और इस समय सेशन ट्रायल चल रहा है। तो क्या आपका मामला बेल कैंसिलेशन का लोअर कोर्ट में दाखिल होगा या सेशन कोर्ट में दाखिल होगा या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल होगा? तो ये आज जो मैं केस बता रहा हूं, इस केस में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने यही बताया है, उन्होंने बताया है कि इसमें चूंकि पूरा मामला ये सुन लिया उन्होंने, उनकी तरफ से जवाब भी आ गया। उसमें क्या हुआ, जमानतदार उपस्थित हुए, उन्होंने प्रत्युत्तर शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय मांगा। फिर उन्होंने अपनी कोई सारी बात बताई कि दस्तावेजों में कोई जालसाजी नहीं है, जांच अधिकारी ने आईपीसी की धाराएं फला फला को हटा दिया है, और बहुत सारी बातें बताते हुए ये कहा कि क्या उनको जेल में रखना ही एक उपाय है, उनकी और फला फला कार्रवाई रद्द कर दी गई और कई सारी रूलिंग्स दी उन्होंने। इसमें क्या हुआ कि माननीय उच्च न्यायालय ने एक बात इसमें कही है, और बात ये कही है कि बेशक यहां से बेल दी गई है। देखो इसमें वो महत्वपूर्ण पार्ट में पढ़ ही दे रहा हूं। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि इस न्यायालय के समक्ष निर्धारित किए जाने वाला मुख्य और एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या आरोपी ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान पारित जमानत आदेश दिनांक 30/9/19 के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किया है। और 3 शर्तें पूरी बताई गई कि रिहाई के बाद नियमित भाग लेगा, गवाहों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और अनैतिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा। यही भी स्पष्ट किया गया कि उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में विचार न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। अब दोस्तों आगे माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि जमानत रद्द करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने केस जजमेंट किया था, उस केस का उद्धरण किया, दौलत राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य। इसमें हानेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्याय प्रशासन के उचित पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का प्रयास, न्याय की उचित प्रक्रिया से बचना या बचने का प्रयास करना, अभियुक्त को दी गई रियायत का किसी भी तरीके से दुरुपयोग, अभियुक्त के फरार होने की संभावना, जमानत के वास्तविक दुरुपयोग की संभावना, आरोपी द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को धमकी देने की संभावना अगर कहीं नजर आती है तो ऐसे व्यक्ति की जो बेल है वो कैंसिल की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस की एक बेंच थी, दीपक यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, इसमें जो दौलत राम का मामला था उससे एक कदम आगे और बढ़ते हुए ये माना कि जमानत रद्द करने को परिस्थितियों की एक घटना तक सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि संवैधानिक अदालतों के पास
पर्यवेक्षण परिस्थितियां की अनुपस्थिति में किसी आरोपी को जमानत रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति और विवेक है। निम्नलिखित उदाहरण परिस्थितियों को आकर्षित करना है जहां जमानत रद्द हो सकती है। अब इन्होंने कुछ चीजें उसी केस में बताई हैं जिनका भी विवरण समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में जब आप किसी न्यायालय के सामने पक्ष रख रहे होंगे या आप एज ए क्लाइंट हैं तो आपको इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जहां जमानत देने वाला न्यायालय रिकॉर्ड पर मौजूद प्रासंगिक सामग्री को नजरअंदाज करते हुए तुच्छ प्रकृति की नहीं बल्कि सारगर्भित प्रकृति की अप्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखता है, वहां पर बेल कैंसिल कर देनी चाहिए। जहां जमानत देने वाला न्यायालय दुर्व्यवहार के शिकार या गवाहों की तुलना में आरोपी की प्रभावशाली स्थिति को नजरअंदाज करता है, खासकर तब जब प्रथम दृष्टया पीड़ित पर पद और शक्ति का दुरुपयोग होता है। अगला, जहां जमानत देते समय आरोपी के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड और आचरण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। जहां अस्थिर आधार पर जमानत दी गई है वहां जमानत देने के आधार में गंभीर विसंगतियां पाई गई हैं जिसमें न्याय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वहां जमानत रद्द कर देनी चाहिए। जहां आरोपी के खिलाफ आरोपों की बहुत गंभीर प्रकृति को देखते हुए जमानत देना पहली बार में उचित नहीं था तो उसे जमानत के लिए अयोग्य बनाता है, इस प्रकार उसे उचित ठहराया नहीं जा सकता। जब जमानत देने का आदेश स्पष्ट रूप से सनकी, मनमौजी और विकृत हो। तो दोस्तों इस मामले में इस तरीके से बताते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा कि ऐसे व्यक्ति को बेल उसकी कैंसिल कर दी जाए, ऐसा प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में नहीं दिया जा सकता। ऐसे व्यक्ति को उच्च न्यायालय आने के पहले ट्रायल कोर्ट में, जहां उस व्यक्ति का ट्रायल चल रहा है, क्योंकि जमानत पर तो उसी ट्रायल कोर्ट से है और उसी ट्रायल कोर्ट में उस व्यक्ति ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है, तो सबसे पहले प्रार्थना पत्र उसी ट्रायल कोर्ट में देना चाहिए। और अगर उस ट्रायल कोर्ट में आपका प्रार्थना पत्र रिजेक्ट हो जाता है, आपका निरस्त हो जाता है, तब आपको माननीय उच्च न्यायालय जाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके का अगर कोई मामला है तो आप ट्रायल कोर्ट में बिल्कुल निडर और बेधड़क बेझिझक होकर के प्रार्थना पत्र दें, सही आर्गुमेंट करें और आर्गुमेंट या अपनी बात लिखने के बाद फिर भी ट्रायल कोर्ट अगर नहीं देखता, लेकिन गंभीर मामलों में, अब ऐसा नहीं कि आप टेक्निकली तौर पर छोटे छोटे मुकदमे हैं, 323 है, 504 है, इनमें लेके जा रहे हैं कि बेल कैंसिल कर दीजिए, तो ऐसा ना करें। कोई अगर गंभीर मामला है, कोई बेल पा गया, उस बेल का दुरुपयोग कर रहा है, तो तत्काल आप ऐसा करें। और इनमें इसी तरीके से कहा है, इन्होंने कहा कि उपरोक्त अवलोकन के साथ आवेदक को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 3rd गाजियाबाद के न्यायालय में अपनी शिकायतों का निवारण करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए वर्तमान याचिका का निस्तारण किया जाता है और न्यायालय के इस आदेश के अनुसार प्रार्थना पत्र पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट में आप एप्लीकेशन दीजिए बेल कैंसिलेशन की और उसको एक्सपेडाइट भी कर दिया। और एक बात और इसमें कही है कि इस निर्णय की एक प्रति सभी जनपद न्यायाधीशों को उनके अधिकार क्षेत्र के तहत सभी न्यायालयों के बीच वितरित करने के लिए इसमें अतिरिक्त न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान लखनऊ के निदेशक को जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए और प्रशिक्षण कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रसारित करेंगे। माने इसका सर्कुलेशन भी किया जाए। जुडिशरी में जो जजेस जिनको जानकारी अभी नहीं है कि किस तरीके से बेल कैंसिलेशन आया है तो इसको कैसे ट्रीट करें, तो उसके लिए भी भेजा है। दोस्तों जस्टिस विनोद दिवाकर जी का जजमेंट है ये और 13 फरवरी 2024 का है, लेटेस्ट जजमेंट है। तो मुझे लगता है कि जजमेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद।